सो हेलो गाइस। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था वीक 1 ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ IIT-MBS मैनेजमेंट एंड डेटा साइंस, और आज हम जानेंगे वीक 2 के बारे में, यानी हम वीक 2 का रिवीजन करेंगे। वीक 2 का हमारा पहला टॉपिक आता है इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस एक प्रिंसिपल से आता है इकोनॉमिक्स के, जो है ट्रेड्स कैन मेक एवरीवन बेटर ऑफ। क्या? ट्रेड कैन मेक एवरीवन बेटर ऑफ। ओके। इंटरडिपेंडेंस का वैसे लिटरल मीनिंग होता है जब हम किसी एक चीज में स्पेशलाइज करके एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं। ओके। अगर हम कंजम्पशन करते हैं बिना ट्रेड के, मतलब अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं और हमें कोई ट्रेड करा नहीं, मतलब इंटरडिपेंडेंस है नहीं, तो उससे क्या होगा? उससे हम सेल्फ सफिशिएंट, या जो कंट्री है वो सेल्फ सफिशिएंट तो बनेगी, पर उसके पास एक लोअर इकोनॉमिक पाई आएगी, और जो ग्लोबल पाई है वो भी कम रहेगी। ओके। मतलब अगर रामू जैसे टीचर है, रामू एक टीचर है और वो टीचिंग और वो सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहता है, तो उसे फार्मिंग करनी पड़ेगी टीचिंग के साथ साथ, उसे क्लोथिंग बनानी पड़ेगी अपने लिए, और काफ़ी सारे टेंशन्स वगैरह डालने पड़े, उसमें काफ़ी सारा कॉस्ट वगैरह आएगा, और वो उसका जो पाई जो टीचिंग से वो कर पाता बहुत ही लोअर रहेगा। पर अगर उसे टीचिंग में स्पेशलाइज करे और अपने मनी से बाकी चीज़ों को करे, तो वो एक बेनिफिट में जा सकता है जो उसके पाई को बड़ा बना देगा। अब ये होता कैसे है, इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कंजम्पशन विद ट्रेड। ट्रेड अलाउ अ कंट्री टू कंज्यूम मोर देन इट कुड हैव विदाउट ट्रेड। सो ट्रेड अगर हम करते हैं तो जो हमारा PPF ग्राफ में ये पॉइंट ऐप हमें नहीं मिल रहा था, वो ट्रेड के कारण अब पॉसिबल हो सकता है। ओके। बट ओनली व्हेन बोथ हैव एन कंपैरेटिव एडवांटेज इन वन बोर्ड एंड अनदर बोर्ड। तो हम जानेंगे आखिर कंपैरेटिव एडवांटेज क्या होता है। पर उससे पहले एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट एक सिंपल टर्मिनोलॉजी है, जिसमें एक्सपोर्ट का मतलब होता है जो हम अपने अंदर डोमेस्टिकली मतलब अपनी कंट्री में बनाते हैं और इसको हम अब्रोड सोल्ड कर देते हैं, और इम्पोर्ट में वो गुड्स आते हैं जो हम खरीदते हैं और डोमेस्टिकली कंज्यूम करते हैं। ओके। ओके। तो ये मेजर्स वगैरह आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और एब्सोल्यूट एडवांटेज, ये गिवन बाय है डेविड रिकार्डो के, जो एक इकोनॉमिक्स थे। एब्सोल्यूट एडवांटेज जो है वो गुड को उस टर्म में कहता है जितने इनपुट में हम उसे प्रोड्यूस कर पाकर। फॉर एग्जाम्पल, यूएस के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है यहाँ पर, क्योंकि यूएस जो है वो 10 लेवर पर आवर में उतना। ओके, इस एग्जाम्पल को हम यहाँ देखते हैं। यूएस लेट्स से यूएस जो है हमारा, वो वीट 20 टन वीट यूज कर पाता है, और लेट्स से यूएस के पास 100 लेबर्स है, और हमारे इंडिया के पास भी 100 लेबर्स है, बट यहाँ 100 लेबर में वो 20 टन वीट प्रोड्यूस कर रहा है, पर इंडिया जो है केवल 15 टन ही प्रोड्यूस कर पाता है। ओके। वहीं पर ये 30 के कंप्यूटर्स को प्रोड्यूस कर ले रहा है 100 लेबर से, और इंडिया 25 के। ओके। तो यहाँ पे यूएस कम लेबर इनपुट में भी ज्यादा प्रोड्यूस कर पा रहा है, इसलिए उसके पास इंडिया से ज्यादा एडवांटेज है, और ये एडवांटेज को ही हम कहते हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज। ओके। तो वन वुड में अगर एब्सोल्यूट एडवांटेज है तो वो उसमें स्पेशलाइज, और अगर दोनों में है तो वही वो दोनों में स्पेशलाइज्ड है। ओके। अब हम जाते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज के लिए, जिसमें हमने पढ़ा था कि कंजम्पशन विद ट्रेड में कि जब दोनों के पास बेनिफिट तभी होगा जब दोनों अपने कंपैरेटिव एडवांटेज के गुड्स के साथ ही एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं। ओके। तो कंपैरेटिव एडवांटेज क्या होते हैं? The informal trade arrived with the comparative advantage. When each country produces good in which it has comparative advantage leads to bigger economic pie overall for country. Okay. For trade between two parties to make better off, the trading price lies strictly between two parties' opportunity cost. Okay, इस वाले पॉइंट पे आते हैं बाद में, पहले हम पढ़ते हैं comparative advantage को। तो the ability to produce a good at a lower opportunity cost than another producer. तो यहाँ पर बात आती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसको डॉबर्ट रिकार्डो ने दिया था
हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में पढ़ा है, ये वो वैल्यू होती है यानी टोटल प्राइस जिसमें हम जो भी गिव अप करते हैं वो इंक्लूड रहता है। ओके, तो यहाँ पर हम एग्जांपल देखते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ कंप्यूटर, तो 10 ton of wheat in the US producing one computer required 100 labor hour, which could produce 10 tons of wheat, or 5 ton of wheat in Japan producing one computer required 125 labor per hour. तो जापान हैज अ कंपेरेटिव एडवांटेज इन कंप्यूटर, क्योंकि वो एक अपने कंप्यूटर के लिए केवल 5 टन ऑफ वीट को गिव अप कर रहा है, और जो हमारे यूएस है वो 10 टन को कर रहा है। लेट्स से यहाँ पर हम कहते हैं कि ओके, यूएस को यहाँ पर 20 टन है और 30 टन है, तो आखिर यूएस जो है अपने वीट को बनाने के लिए कितने कंप्यूटर को गिव अप कर रहा है। इस वाले एग्जांपल में किसके पास है, तो ये 1.5 टन 1.5 को गिव अप कर रहा है, 1.5 यूनिट ऑफ हीट को गिव अप कर रहा है टू प्रोड्यूस 1.5 यूनिट ऑफ कंप्यूटर को गिव अप कर रहा है टू प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ वीट। यहाँ पर हम 15/25 करते हैं, 1.6 समथिंग है ये। ओके, 6-7 ले लेते हैं, 1.67 ओके। तो यहाँ पर 1.6 यूनिट को इंडिया गिव अप कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर यूएस के पास कंपैरेटिव एडवांटेज भी है, क्योंकि यूएस का जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है फॉर वीट प्रोड्यूसिंग वो इंडिया से कम है। अब अगर इन दोनों को आपस में ट्रेड करना होगा तो जो वीट का प्राइस वो यूएस के प्राइस से ज़्यादा होना चाहिए और इंडिया के प्राइस से कम। मतलब सेलर को तभी बेनिफिट होगा जब प्राइस इन दोनों के बीच में लाई करता है। तो अगर प्राइस 1.6 होगा तभी यूएस को भी फायदा होगा, क्योंकि यूएस ने इतना लेबर कॉस्ट अपना गिव अप करा है तो उससे ज़्यादा मिलना चाहिए, राइट। और इंडिया इतना तो वो इंडिया गिव अप करके उस चीज़ को कमा सकता है, तो वो इससे हायर प्राइस कैसे ले देगा। अगर देगा तो वो इंडिया लॉस कर रहा है, अपने इकोनॉमिक कर्व को और छोटा बना रहा है, श्रिंक कर रहा है। और उसे हाई करना है तो उसे ऑफ कोर्स यहाँ पर 1.67 से कम में ही काम करना पड़ेगा। तो दोनों की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो स्ट्रिक्टली लाई करनी चाहिए ताकि दोनों के इकोनॉमिक्स पाइस बढ़ सके। और जब दोनों के इकोनॉमिक पाई बढ़ेंगे, जब इसका भी इकोनॉमिक पाई बड़ा होगा, इसका भी इकोनॉमिक पाई बड़ा होगा, तो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक पाई वर्ल्ड के लिए बनेगा। ओके, अब हम अगले टॉपिक के तरफ जाते हैं। कंपेटिटिव ट्रेड कर दिया, अब हम कंपेटिटिव मार्केट हमारा अगला टॉपिक है। If all sellers and all buyers faces the same price, that price is referred to as the market price। मतलब जो हम एमआरपी खैर वो तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, पर लेट्स से कि आप आज बाजार में गए, आपने देखा कि आज 20 रुपए किलो आलू है, तो उस समय जो आलू का दाम है वो बायर्स जो फेस कर रहा है और जो सेलर सेल कर रहा है वो उसका मार्केट प्राइस कहलाता है। क्या कहलाता है? मार्केट प्राइस। ओके, तो एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में सेलर जो है वो एकदम आइडेंटिकल गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस सेल करते हैं, और कोई भी बायर जो है या फिर कोई भी सेलर है इतना पावरफुल नहीं होता कि वो अपने रूप से ही मार्केट प्राइस को कर दे। यहाँ पे एडम स्मिथ का इनविजिबल हैंड आ जाता है और वो प्राइजेस को ऐसे सेट कर देता है। मतलब ऑफ कोर्स सब अपने सेल्फ इंटरेस्ट में प्राइजेस एक मार्केट इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं, मतलब एक ऐसा प्राइस जिसमें सेलर भी मान जाए बायर भी मान जाए, ओके, को कॉम्प्रोमाइज ना करे। ओके, ठीक, पर दोनों में देखा जाए तो दोनों भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं इस कॉम्पिटिटिव में, क्योंकि दोनों को भी अपना मुंह मांगा प्राइस नहीं मिलता है, बट दोनों कॉम्प्रोमाइज करके एक ऐसे मार्केट प्राइस पे आते हैं जिसमें दोनों को ही बेनिफिट होता है। ओके, अगला टॉपिक आता है हमारा डिमांड। डिमांड क्या है? डिमांड एक रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड है। क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब है कंज्यूमर कितना कंज्यूम करेगा कितने प्राइस। टेंडेंसली और सॉरी, जो हमारा डिमांड कर्व है वो थोड़ा उल्टा बहता है। मतलब यहाँ पे हमारा प्राइस आता है, यहाँ पे हमारा प्राइस आ जाता है और यहाँ पे हमारा क्वांटिटी आता है। तो डिमांड कर्व ऐसे नीचे जा रहा है, इसका मतलब है कि लो प्राइस पे हाई डिमांड है। तो बस ये कन्वेंशनली ऐसा बनता है। ओके,
द टेंडेंसी फॉर द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ गुड टू डिक्लाइन एज इट्स प्राइसेस राइजेस। ये है हमारा लॉ ऑफ डिमांड का सिंप्लीफिकेशन, कि जैसे प्राइस कम होता है डिमांड उसकी बढ़ जाती है। ये नॉर्मल गुड्स के साथ ऐसा ही होता है। कंक्लूजन, इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब कंक्लूजन ही आ रहा है कि प्राइसेस और क्वांटिटी डिमांडेड में एक इनवर्स रिलेशन है। जैसे ही प्राइस कम होता है डिमांड बढ़ जाती है। ओके, अब डिमांड में कुछ शिफ्ट आ सकते हैं। जो शिफ्ट आता है वो प्राइसेस के कारण नहीं होता। प्राइसेस के कारण डिमांड ऐसे ऊपर नीचे मूवमेंट करता है, पर शिफ्ट आने के लिए इस तरीके का हमें कुछ अलग अलग पॉइंटर्स मिलते हैं। जैसे कंज्यूमर का इनकम, एन इंक्रीज इनकम इंक्रीज द डिमांड फॉर द मोस्ट। चलो आप 2 रुपए में नहीं, हम नहीं बचेंगे। Okay. An increase in income increase the demand for most goods, while a decline in income reduces the demand for these goods. तो जो भी नॉर्मल गुड्स होते हैं वो, मतलब मोस्ट गुड्स नॉर्मल ही होते हैं। तो जैसे ही हमारे कंज्यूमर का इनकम इंक्रीज होता है डिमांड जो है वो डिक्रीज होने लग जाती है। पर वहीं इंफीरियर गुड्स, उनमें क्या होता है, डिमांड इंक्रीज होने के कारण, सॉरी, इनकम इंक्रीज होने के कारण डिमांड डिक्रीज हो जाती है। जैसे इंस्टेंट नूडल्स, तो जैसे हम कॉलेजेस वगैरह में होते हैं अभी, तो हम जल्दी खाना बनाने के लिए इंस्टेंट नूडल्स की तरफ जाते हैं। पर जैसे ही हम जॉब वॉब करें तो हम होटल में जा कर के खाएंगे या फिर कहीं और खाएंगे जहाँ पे शायद हम इंस्टेंट नूडल्स तो ना ही खाएंगे, राइट। तो वो एक इंफीरियर रूप में आ जाता है। कंज्यूमर इनकम के अलावा कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस के बारे में बात होती है। ऐसा हो सकता है कंज्यूमर प्रेफरेंस और टेस्ट फॉर अ प्रोडक्ट विल चेंज द अमाउंट दे परचेस एट द, राइट। लाइक जैसे अभी हमें ऑर्गेनिकली ग्रोन फूड के तरफ कंज्यूमर का प्रेफरेंस बढ़ रहा है, तो अब ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स की डिमांड बढ़ जाएगी और नॉर्मल वेजिटेबल्स को हम करके नहीं खरीदेंगे, भले उनका प्राइस कम है। तो ये डिमांड कर्व में एक शिफ्ट की तरह दिखेगा। कंज्यूमर इन्फॉर्मेशन में आप कह सकते हैं कि रूमर्स वगैरह आ जा रहा है। जैसे आजकल हो रहा है ना, लेबल पढ़ो इंडिया, तो लेबल पे देख रहे हैं कि पाम ऑयल है तो लोग उसे कम खरीद रहे हैं, वगैरह वगैरह चीज़ें हो रही हैं। तो उससे डिमांड में एक शिफ्ट आता है। नंबर ऑफ कंज्यूमर इन मार्केट, राइट, लाइक यहाँ से अगर लोग अब्रोड चले जाए तो कंज्यूमर ही कम हो गए तो ऑफकोर्स डिमांड तो कम ही होगी, राइट। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइसेस, अगर कंज्यूमर को ऐसा लगता है कि आगे प्राइस इंक्रीज होने वाली है तो अभी फटाफट सारा ज़्यादा क्वांटिटी लेंगे, और उन्हें लगेगा प्राइस डिक्रीज होने वाली है तो अभी लेंगे ही नहीं, राइट। तो ये डिमांड कर्व में एक्सेप्ट ले आता है। प्राइस ऑफ अ क्लोजली रिलेटेड गुड्स, और अगर सब्स्टिट्यूट्स या कॉम्प्लीमेंट्स गुड्स जो हैं उनके प्राइस में भी छेड़खानी हो जाती है। जैसे सब्स्टिट्यूट्स लाइक टी एंड कॉफ़ी, अगर कॉफ़ी का प्राइस कम होगा तो लोग कॉफ़ी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, टी का प्राइस कम होगा तो टी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। अब बिस्किट्स टी के साथ या कॉफ़ी के साथ खाया जाता है, तो अगर कॉम्प्लीमेंट्स बिस्किट्स जो है वो महंगे हो जाएंगे तो शायद लोग चाय कम पियेंगे, राइट। तो इससे चाय की डिमांड में शिफ्ट हो जाएगा। ओके, से बताओ आप चाय के साथ क्या लोगे, राइट। तो यहाँ हम डिमांड को ख़त्म करते हैं, हमारा लॉ ऑफ डिमांड हो गया। सेम वे अब हम बढ़ेंगे कहाँ पर, सप्लाई की तरफ। सप्लाई डिमांड का उल्टा ही होता है, बट कर्व वैसा ही बनता है, बट कर्व ऑफ कोर्स एक अपर स्लोप में दिखे। क्या लॉ ऑफ सप्लाई बताता है, प्राइस क्वांटिटी सप्लाइड आर पॉजिटिवली रिलेटेड, मतलब जैसे प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी सप्लाई, यानी जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा उसकी क्वांटिटी सेम रहेगी। सप्लाई कर्व ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। ओके, तो शिफ्ट इन सप्लाई कर्व में कैसे शिफ्ट आ सकते हैं, जैसा से डिमांड कर्व में कंज्यूमर प्रेफरेंस, कंज्यूमर इंफॉर्मेशन, हमारे कॉम्प्लीमेंट्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स के कारण शिफ्ट आ रहे, तो जैसे सप्लाई कर्व में शिफ्ट आ जाते हैं हमारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के कारण। एक हायर प्राइस की अगर इनपुट कैपिटल होगी, लेट्स से आपने की ह्यूमन कैपिटल्स यानी जो लेबर्स, उनके प्राइजेस, सॉरी उनके वेजेस को हम बढ़ा देते हैं, तो उस कारण से शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट हो रहा है। या शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट का मतलब है कि सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो रही है, और क्योंकि और प्राइस जो वो तो सेम है ना, सप्लाई डिक्रीज हो रही है। शिफ्ट टुवर्ड्स राइट का मतलब है सप्लाई इंक्रीज हो रही है। ओके, तो नंबर ऑफ फर्म इंक्रीजेस, सप्लाई विल इंक्रीजेस, डिमांड सप्लाई का विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। गवर्नमेंट टैक्स सब्सिडीज कुड आल्सो शिफ्ट लाइक राइट।
गवर्नमेंट टैक्सेस को बढ़ाएगी तो सप्लाई कर्व बैक करेगी, मतलब लेफ्ट के साइड शिफ्ट होगी, और अगर सब्सिडीज देगी तो राइट के साइड, ज़्यादा सप्लाई होगा तो राइट के साइड। तो गवर्नमेंट भी इस तरह से अपने सप्लाई एंड डिमांड को कंट्रोल कर सकती है, राइट। इस तरह से वो मार्केट को कंट्रोल कर लेते हैं। गवर्नमेंट काफ़ी तेज है। सप्लाई एंड डिमांड के बाद हम इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट की तरफ जाते हैं। Explicit costs are out of the profit expenses that involves a direct monetary payment to outside party, जैसे wages, rent and normal payments। Explicit costs वो सारे costs होते हैं जो एक explicit cost क्या हो। Let's say आप एक firm है, आपका explicit cost होगा जो भी आपके out of the pocket, मतलब आप उन्हें directly पे कर रहे हैं। जैसे आपने wages पे करा, आपने रेंट पे करा, आपने इलेक्ट्रिसिटी के लिए पे करा, तो ये जितने भी पेमेंट्स आपने करे हैं, वेजेस के, आपके इलेक्ट्रिसिटी के, आपके रेंट के, ये सारे पेमेंट्स आपको दिख रहे हैं, इसलिए एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट हेडिंग कॉस्ट होता, ओके। The question cost of using resources such as the owner time or personal capital rather than realism elsewhere। और आपका टाइम और जो आपका कैपिटल आपने लगा रहता है, जो लेट्स से आपने एक मशीन खरीद के लाई, उससे गुड प्रोड्यूस हो रहा है, अब वो जो मशीन का कॉस्ट है वो उसे आपने फर्स्ट ईयर में लगाए, ओके। तो एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट ईयर में भी उसको आप एक्सप्लिसिट कॉस्ट, सॉरी, नेक्स्ट ईयर भी इस्तेमाल करेंगे, और उसका जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है गुड प्रोड्यूस करने का, वो तो सिमिलर है, बट ये एक इम्प्लिसिट कॉस्ट है जिसको आपने फर्स्ट ईयर में लगाया है। मे बी मशीन 10 ईयर्स तक करे काम, बट उस मशीन का एक कॉस्ट है जो आपने पे करा था, राइट, ओके। और यहाँ पे अपना टाइम दे रहे हैं जो सका कहीं और एल्सवे स्किल बिल्डिंग या फिर अपने फैमिली टाइम वो स्पेंड कर पाते हैं। तो इसी के साथ हमारा वीक 2 के सारे टॉपिक्स खत्म हो जाते हैं। अब हम वीक 2 के कुछ क्वेश्चंस वगैरह कर सकते हैं, प्रैक्टिस असाइनमेंट या फिर हमारा एबे सॉरी। तो ही हम ग्रेडेड असाइनमेंट के क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंट्री ए रिक्वायर 50 लेबर्स आर टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ एंड 100 लेबर आर टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ वाइन। Country B requires 60 labor hour to produce 1 unit of cloth and 90 labor hour to produce 1 unit of wine. Which country has comparative advantage in clothes? तो ओके, यहाँ पर देख रहे हैं कि 50 लेबर में वो 1 यूनिट करता है और 100 लेबर में 1 यूनिट ऑफ वाइन करता है, और पर 60 और 90 है। तो लेट्स से कंपेरेटिव एडवांटेज इन क्लोथ, तो कौन सी कंट्री है जो क्लोथ को बनाने के लिए कम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कम वाइन को गिव अप कर रही। तो यहाँ पर कंट्री ए जो है वो 1/2 वाइन को गिव अप कर रही है, कंट्री बी 2/3, इसलिए इसे कंपेरेटिव एडवांटेज है। कंट्री ए एंड बी फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन 1, फॉर ट्रेड टू बेनिफिट बोथ कंट्री द प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ क्लोथ मस्ट लाई स्टिक। अभी हमने देखा कि इंडिया और उस वाले में जिसमें हमने देखा कि इंडिया 1.67 है और ये 1.5 था, तो ये इससे हाई चाहेगा कि उसे 1.5 से ज़्यादा का वर्क लेबर कॉस्ट मिले, और इंडिया चाहेगा कि उसके 1.67 से लेस का मिले। तो क्योंकि वो ट्रेड बिटवीन होना चाहिए जैसे 1.6, तभी तो दोनों को ही फायदा होगा। तो यहाँ पर भी वही सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, लाई स्ट्रिक्टली बिटवीन दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन कैन प्रोड्यूस 6 यूनिट ऑफ व्हीट, 2 यूनिट ऑफ स्टील, बर्ना कैन प्रोड्यूस 4 यूनिट ऑफ व्हीट, 2 यूनिट ऑफ स्टील। व्हाट आर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ स्टील फॉर ईच पर्सन। यहाँ पर हम स्टील को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन द व्हीट के फॉर्म में ले रहे हैं, तो ऑफ कोर्स 6/2 करेंगे जिसका 3 और वो अपना का 2 व्हीट आंसर आ जाएगा। फोर्थ, इन अ क्वेश्चन 3, इफ अर्जुन एंड भावना ईच वर्क 10 hours and initially produce only for themselves, no trade, Arjun split time equally. Bhavna spent 7 hours on a wheat and 3 hours on a steel. Okay, क्वेश्चन में फिर आगे है कि अकॉर्डिंग टू कंपेरेटिव एडवांटेज 15 यूनिट ऑफ व्हीट एंड 4 यूनिट ऑफ स्टील। ओके, उसके बाद फिर वो ट्रेड करते हैं इतने टाइम्स को स्पेंड करने के बाद, तो अर्जुन ने कितना कंज्यूम करा। ओके ओके, तो यहाँ पर हम अर्जुन के ट्रेड से पहले के कितने वर्क से कितना वो आया है, ठीक है, और भावना का कितना है उसे हम कंप्यूट करेंगे, और उसे कंप्यूट करने के बाद हमारा ट्रेड करवाएंगे दोनों के बीच में। 15 व्हीट फॉर 4 यूनिट ऑफ स्टील
का यहाँ पे करेंगे, जब सारा हो जाएगा तो हमारे पास आंसर होगा 45 वीट पोर्ट्स कोर स्टील। ओके, the question, the statement about international trade and comparative advantage is false. A country should export good in which it has a comparative advantage. Yeah, this is a correct. So this should not be answer. Trade based on comparative advantage is its total world output. Of course, a country with absolute advantage all good gain nothing from that. Of course not. Even if they have absolute advantage, uh, they will gain from trade because might be they have some goods that are like might be they have some goods जिसमें उनका कंपैरेटिव एडवांटेज शायद लेस ना हो, भले उनके पास सब गुड में एब्सोल्यूट एडवांटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, इन अ competitive मार्केट फॉर आइसक्रीम द प्राइस ऑफ मिल्क rises sharply holding all else equal, this will do what? ओके, तो कॉम्पिटेटिव मार्केट में आइसक्रीम का जो प्राइस ऑफ मिल्क है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो आइसक्रीम के साथ क्या होगा? तो देखो, यहाँ पर आइसक्रीम के प्राइस में कुछ नहीं हो रहा है, तो जो भी होगा वो शिफ्ट के साथ ही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी है वो पहले ही कट हो जाता है। शिफ्ट डिमांड कर्व फॉर आइसक्रीम टू द लेफ्ट, आइसक्रीम टू द लेफ्ट, यानी जो डिमांड कर्व में शिफ्ट हो जाए। अब लोगों की एपेटाइट से मिल्क के प्राइस के साथ तो कोई रिलेशन नहीं होता, तो डिमांड कर्व के साथ भी कुछ नहीं होगा, तो ऑप्शन बी और सी ही बच जाता है। सिर्फ तो ऑप्शन सी को पहले देख रहे हैं, सिर्फ सप्लाई का वो आइसक्रीम टू द राइट, मतलब क्या वो और प्रोड्यूस करेंगे? ऑफ कोर्स नो, इनपुट का प्राइस बढ़ चुका है तो प्रोडक्शन प्राइस भी बढ़ जाएगा, जो कोई भी कंपनी नहीं करना चाहेंगे, तो सप्लाई कम लेफ्ट की तरफ ही आता है, जो प्राइस इक्विवेलेंट प्राइस को भी बढ़ाएगा। ओके, मतलब क्वांटिटी भी सप्लाई कम हो जाएगी। 7, वर्कर इन श्रीलंका कैन प्रोड्यूस 8 कंप्यूटर ऑफ 4 टन वीट पर डे, बोर्ड कंप्यूटर फुल्ली सप्लाइज, व्हाट इज द टोटल वर्ल्ड कंप्यूटर प्रोडक्शन? ओके, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। वर्कर एल श्रीलंका कैन प्रोड्यूस 8 कंप्यूटर्स और 4 टन ऑफ वीट पर डे, तो 8 कंप्यूटर या तो 4 वीट, ओके, और ये बांग्लादेश के 6 कंप्यूटर या तो 6 वीट को ही प्रोड्यूस कर पा रहे। श्रीलंका के पास 1052 वर्कर्स सेम, if both fully specialized according to comparative, what will be their total world computer production? Yeah, 8 computers और 8 कंप्यूटर, जो एक वर्कर के ये है, इतना एक वर्कर जो है वो करता है और दोनों के पास वर्कर का सेम ही है। तो चलो आगे देखते हैं। 8, 4, 6, ये हमें देखना है कि कौन कम ये तो कर रहा है। हमें यहाँ प्राइस चाहिए कंप्यूटर प्रोडक्शन के लिए, तो हमें देखना है कौन वीट कम गिव अप कर रहा है एक कंप्यूटर प्राइस में। अगर बांग्लादेश का देखे तो उसका 6 कंप्यूटर 6 वीट इक्वल टू 1 वीट को ये गिव अप कर रहा है, 1 वीट को गिव अप कर रहा है, और वही श्रीलंका जो है वो 2 वीट को गिव अप कर रहा है, हाफ वीट को गिव अप कर रहा है 4/8, ओके, हाफ वीट को गिव अप कर रहा है। तो यहाँ श्रीलंका के पास कंपैरेटिव एडवांटेज है कंप्यूटर को प्रोड्यूस करने का, तो श्रीलंका को ऑफकोर्स अपने सारे वर्कर्स को कह देना चाहिए वो कंप्यूटर को प्रोड्यूस करे और बांग्लादेश वीट प्रोड्यूस करे और दोनों आपस में ट्रेड कर ले। तो श्रीलंका 8 कंप्यूटर प्रोड्यूस करता है, उसके पास 1000 वर्कर हैं, जो इक्वल टू हो जाएगा 8000 इक्वल टू 8000, तो 8000 कंप्यूटर यहाँ पर है। सेलिंग के बाद 8 क्वेश्चन है। मीना can read 20 pages of economics or 50 pages of sociology, studies 5 hours per day, she needs to read 100 pages of sociology. What is a चंडी कॉपर reading 100 pages? कि आखिर इकोनॉमिक्स के वो कितने पेजेस को बाद देगी? तो 100 पेजेस पढ़ने के लिए उसे 2 घंटे देने पड़ेंगे, जिसमें वो इकोनॉमिक्स से 40 पेजेस नहीं पढ़ पाए। 9, Germany takes 400 hours to produce a car and 2 hours to produce a case of wine, and 6 and X are the producer case for water is Germany export cars export। तो जर्मनी को कार एक्सपोर्ट करने के लिए जर्मनी के पास क्या होना चाहिए? कंपैरेटिव एडवांटेज, और फ्रांस के पास कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं होना चाहिए, तो हमें जर्मनी को कंपैरेटिव एडवांटेज देना। ओके, तो एक केस ऑफ वाइन बनाने में तो एक कार बनाने में वो कितने केस ऑफ वाइन के गिव अप कर रहा है? तो हम 400/2 करेंगे, तो जो है वो 200 केस ऑफ वाइन को गिव अप कर रहा है, यानी जो हमारा एक्स का वैल्यू है वो इतना भी होना चाहिए। कितना होना चाहिए?
जिसमें वो 200 से कम की वैल्यू रहे। अब 200 की वैल्यू के लिए वो 3 केस ऑफ वाइन अगर करता है तो वो डायरेक्टली 200 हो जाएगा, तो उससे कम लेना है तो एक्स दे ले। तो एक्स की वैल्यू 3 से तो कम होनी चाहिए, बाकी कुछ भी वैल्यू हो जाए। बस राइट आ रहा है इन्फीरियर, इफ एवरेज हाउस होल्ड राइजेस वी एक्सपेक्ट। तो हमने भी पढ़ा था कि इन्फीरियर गुड के प्राइसेस को अगर बढ़ा दी जाती है, सॉरी इनकम को बढ़ा दी जाती है, तो इन्फीरियर गुड्स को लोग डिक्रीज कर देंगे। वो मेरे ख्याल से लोग अब मेट्रो में ट्रेवल करेंगे। इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस और रिवीजन कंप्लीट हो जाता है। और बाय। अब बाय बस और होना चाहिए नहीं।